वाटर मिथ बस्टर्स चैनल में आपका स्वागत है। ये चैनल प्रमाणों के आधार पर पानी से जुड़ी जानकारी को सरल, सटीक और उपयोगी बनाने के लिए मौजूद है और लोगों को वास्तविक दुनिया की जल चुनौतियों को समझने व उजागर करने में मदद करता है। चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प शोध पत्र को समझते हैं जो एक जरूरी सवाल की पड़ताल करता है। लोक लुभावन राजनीति पानी से जुड़ी नीतियों को और खासतौर पर उसमें महिलाओं की भूमिका को आखिर कैसे प्रभावित करती है। तो इस पूरी बात को समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ये लोक लुभावनावाद आखिर है क्या। देखिए, ये कोई मुकम्मल विचारधारा नहीं है, बल्कि एक ऐसा तरीका है जिससे पानी जैसे जटिल और तकनीकी मुद्दे को अच्छे बनाम बुरे की एक सीधी साधी नैतिक लड़ाई में बदल दिया जाता है। और यहीं पर यह रिसर्च अपनी सबसे बड़ी बात कहता है, वो ये कि लोक लुभावन भाषा का इस्तेमाल एक सोची समझी रणनीति के तहत पानी से जुड़ी जरूरी नीतियों से महिलाओं की आवाज को मिटाने के लिए किया जाता है। तो सवाल ये उठता है कि ये होता कैसे है, मतलब क्या तरीका अपनाते हैं लोक लुभावन शासन कि महिलाओं की आवाज दब जाती है। ये पेपर हमें बताता है कि इसके पीछे एक खास रणनीति काम करती है। एक बहुत ही दिलचस्प बात इस पेपर में यह है कि लोक लुभावनावाद को एक कमजोर केंद्रित विचारधारा बताया गया है। इसका मतलब यह है कि इसकी अपनी कोई मजबूत जड़ें नहीं होती। ये दूसरी बड़ी विचारधाराओं जैसे राष्ट्रवाद या समाजवाद से चिपक जाता है और वहीं से अपनी ताकत खींचता है। तो ये पूरी प्रक्रिया यूं समझ लीजिए एक तरह की प्लेबुक जैसी है। सबसे पहले पानी जैसे बड़े और मुश्किल मुद्दे को सही बनाम गलत की एक बहुत ही सिंपल लड़ाई बना दिया जाता है। फिर नेता ये दावा करते हैं कि वही आम लोगों की असली आवाज है। इससे होता यह है कि असली सामाजिक आर्थिक समस्याओं से ध्यान पूरी तरह भटक जाता है और आखिर में जो हाशिए पर खड़ी आवाजें हैं, खासकर महिलाओं की, उन्हें पॉलिसी बनाने की प्रक्रिया से या तो बाहर कर दिया जाता है या फिर सुना ही नहीं जाता। तो थ्योरी तो समझ आ गई, पर असल दुनिया में यह सब कैसा दिखता है, चलिए अब जरा जमीन पर उतरते हैं। ये पेपर हमें 3 अलग अलग देशों की केस स्टडीज दिखाता है, ब्राजील, पाकिस्तान और चीन। ये टेबल हमें एक नजर में दिखाती है कि कैसे अलग अलग देशों में अलग अलग तरीकों से नतीजा एक ही निकला, महिलाओं को जल शासन से बाहर कर दिया गया। चाहे वो ब्राजील में सत्ता का एक जगह सिमट जाना हो या पाकिस्तान में बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का बनना। ब्राजील की बात करें तो बोल्सोनारो सरकार के समय में क्या हुआ, सारी ताकत को सेंट्रलाइज कर दिया गया। जो नेशनल काउंसिल फॉर वाटर रिसोर्सेज जैसी संस्थाएं थीं, जहां आम लोग अपनी बात रख सकते थे, वहां उनकी भागीदारी घटा दी गई। नतीजा यह हुआ कि सहभागी जल प्रबंधन का जो पूरा ढांचा था वो कमजोर पड़ गया और महिलाओं के लिए राजनीति में हिस्सा लेना और भी मुश्किल हो गया। अब पाकिस्तान का केस देखिए, जो और भी ज्यादा परेशान करने वाला है। वहां बड़े बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के नाम पर स्वदेशी समुदायों को उनकी जमीन से हटा दिया गया। अब सोचिए, महिलाओं को पानी के लिए मीलों दूर जाना पड़ता था, जहां उन्हें यौन उत्पीड़न तक का सामना करना पड़ा। और तो और पानी के लिए पत्नियां या वाटर वाइव्स जैसी एक भयावह प्रथा भी सामने आई, जिसमें महिलाओं को सिर्फ पानी लाने का एक साधन, एक मजदूर समझा जाने लगा। और जाहिर है, पानी के बंटवारे पर होने वाली सामुदायिक बैठकों से तो उन्हें अक्सर बाहर ही रखा जाता था। और चीन में कहानी थोड़ी अलग है। वहां लोक लुभावन राजनीति एक करिश्माई नेता के इर्द गिर्द घूमती है, जो ये दावा करता है कि सारे फैसले लेने का हक सिर्फ उसी का है। तो होता क्या है कि सारे बड़े फैसले बंद कमरों में लिए जाते हैं, जहां लैंगिक संवेदनशीलता की कोई जगह ही नहीं होती। मेकोंग बेसिन में जो वाटर प्रोजेक्ट्स बने, उनका सीधा असर ग्रामीण महिलाओं की आजीविका पर पड़ा और खेती से लेकर घर के लिए पानी का इंतजाम करने तक उन पर आर्थिक बोझ और भी ज्यादा बढ़ गया। ये केस स्टडीज तो सिर्फ कहानी का एक हिस्सा है। अब जरा उन आंकड़ों पर नजर डालते हैं जो इस समस्या की गहराई को और साफ कर देते हैं। ये आंकड़े वाकई चौंकाने वाले हैं। वर्ल्ड बैंक ने 28 देशों में एक सर्वे किया और पाया कि पानी से जुड़ी नौकरियों में सिर्फ 18% कर्मचारी महिलाएं थीं। ये दिखाता है कि ये पूरा सेक्टर कितना ज्यादा असंतुलित है। और जब हम इन आंकड़ों को एक चार्ट पर देखते हैं तो ये असमानता और भी ज्यादा साफ नजर आती है। एक तरफ 82% पुरुष और दूसरी तरफ सिर्फ 18% महिलाएं। ये गैप बहुत बड़ा है। और सबसे चिंता की बात यह है कि ये खाई कम होने के बजाय कुछ जगहों पर और चौड़ी हो रही है। पाकिस्तान का ही उदाहरण ले। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में जहां 2006 में उसकी रैंक 112 थी, वहीं 2020 तक ये गिरकर 151 पर पहुंच गई। चीन की बात करें तो 2020 में वहां की नेशनल पीपल्स कांग्रेस में, मतलब जहां देश के बड़े फैसले होते हैं, वहां सिर्फ 24.9% महिलाएं थीं।
अब जब नीति बनाने वाली जगहों पर ही महिलाओं की आवाज इतनी कम होगी तो नीतियां उनके हक में कैसे बनेंगी? तो इन सब बातों से, इन केस स्टडीज और आंकड़ों से हम क्या समझें? इस पूरी रिसर्च का निचोड़ क्या है और आगे का रास्ता क्या हो सकता है? देखिए, निष्कर्ष बहुत साफ है। लोक लुभावन बयानबाजी पानी जैसे जटिल मुद्दों को महज नैतिक नारों में बदल देती है। ऐसे शासन में जब ताकत एक जगह इकट्ठा होती है तो लैंगिक असमानता और भी गहरी हो जाती है। महिलाओं की आवाज को अनसुना कर दिया जाता है और पानी के प्रबंधन में उनकी जो मेहनत है उसे कोई देखता ही नहीं। इसीलिए यह शोध पत्र कहता है कि हमें हाशिए पर पड़ी आवाजों को ताकत देनी होगी और इस तरह की लोक लुभावन बातों पर सवाल उठाना होगा। और यह रिसर्च हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है, वो ये कि हम ऐसी कौन सी नई रणनीतियां बना सकते हैं जिनसे यह सुनिश्चित हो कि हमारी जल नीतियां जेंडर सेंसिटिव हों और लोक लुभावन बयानबाजी के दबाव में भी मजबूती से टिकी रहें। तो ये पूरी बातचीत यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना के पिंटू कुमार माहला के शोधपत्र जेंडर इन द ड्रेन पर आधारित थी। हमारे साथ इस विश्लेषण में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।